सो हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसके बारे में कि हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है। व्हाट इज़ नेशनल इनकम? व्हाट इज़ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है। अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम जो है एक टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस की जाती है कंट्री के द्वारा, उसके नेशनल्स के द्वारा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में जो है ये प्रोड्यूस की जाती है। यानी कि बेसिकली नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम होता है कि जो फाइनल गुड्स हैं कंट्री में, जिनसे कि पैसा बन रहा है, जिनसे कि इनकम प्रोड्यूस हो रही है एक फाइनेंशियल ईयर में, और वो जो है कंट्री के किसके द्वारा होगी? सिर्फ नेशनल्स ऑफ कंट्री, नेशनल्स के द्वारा होगी। वो नेशनल्स के द्वारा जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं? नेशनल इनकम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नेशनल इनकम बोल देते हैं। तो दिस इज़ द नेशनल इनकम एज यू नो। अगर हम बात करें, हमने समझ लिया है कि नेशनल इनकम होता क्या है। हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम का स्कोप क्या है, मतलब व्हाट टाइप ऑफ इट्स मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर ब्रॉडली हम बात करते हैं तो जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम जो है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। किसका है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब बात आ जाती है भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका होता है जिसमें कि हम एक इंडिविजुअल के लिए स्टडी नहीं करते हैं, एज अ ब्रॉड लेवल पे, एज अ कंट्री के लिए स्टडी करते हैं और मास लेवल पे स्टडी करते हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जिसमें हम एक इंडिविजुअल की इनकम की स्टडी जैसे कर रहे हैं। तो अगर हम उस इंडिविजुअल के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल की इनकम की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, देन हम बात कर लेते हैं कि भाई हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या है नेशनल इनकम का इंडिया में जो है नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट, लाइक इसमें हम जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में पढ़ते हैं नेशनल इनकम का, तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बात हो जाती है कि भाई हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या है नेशनल इनकम का। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या है? तो जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है वो ऐसे है कि भाई दादा भाई नारोजी जो थे, उन्होंने पहली बार, दादा भाई नारोजी जो थे, कौन थे? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी जो थे, दादा भाई नारोजी ने पहली बार जो है नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था, और उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। किसका? नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट जो है वो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? दादा भाई नारोजी ने किया था। किन्होंने किया था? दादा भाई नारोजी ने किया था। अच्छा, उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस थे कि भाई, की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे? तो उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस थे कि ही ऑथर्ड द सेमिनल बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने एक किताब लिखी। क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम क्या था? किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया। ये इनकी किताब थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई थी जब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। किसका कॉन्सेप्ट दिया था? नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट दिया था। तो अगर हम बात करें, इन्होंने उसमें एक ट्रेन थ्योरी दी थी। क्या थी ट्रेन थ्योरी?
इन्होंने उसमें बुक में क्या दिया था, पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल में क्रेन थ्योरी दी थी। क्रेन थ्योरी क्या थी ये थ्योरी? तो ये थ्योरी थी कि भाई इसमें बताया गया था कि कैसे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है वो सारा पैसा इंडिया से ले जाके और जो है ब्रिटेन में ले जा रहा है, और कैसे इंडिया की वेल्थ जो है वो ट्रेन हो रही है। इसके बारे में जो है दादा भाई नौरोजी ने बताया था। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन करके 1866 में लंदन में इस्टेब्लिश भी किया था। क्या किया था? तो उन्होंने क्या किया था दादा भाई नौरोजी ने? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है, और ये कब 1866 में उन्होंने लंदन में जो है इस्टेब्लिश किया था इस चीज़ की, मतलब इस चीज़ के बारे में जानने के लिए कि भाई कैसे जो है इंडिया से जो है ब्रिटेन में जो है वो वेल्थ को ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गई। तो हम बात कर लेते हैं कि भाई दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दादा भाई नौरोजी तो उनकी पॉलिटिकल लेगेसी थी। क्या थी उनकी पॉलिटिकल लेगेसी? तो वो पहले एशियन थे जो कि मेंबर बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कौन? दादा भाई नौरोजी। तो अभी हम दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो दादा भाई नौरोजी जो है वो पहले क्या थे? फर्स्ट इंडियन थे जो कि क्या बने थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर बने थे। याद रखना है हमें ये चीज़ कि भाई वो पहला आदमी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर बना था वो कौन था? तो वो आपके थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में चीज़ें में याद रखनी है कि वो पहले ऐसे भारतीय थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या बने थे? मेंबर बने थे। और उन्होंने जो है 3 सेशंस किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशंस में एज ए प्रेसिडेंट प्रिसाइड किए थे। 3 सेशंस, वो कौन कौन से 3 सेशंस थे ये भी हमें याद रखना है। तो एक तो उनका था 1996 का सेशन, एक था उनका 1996 नहीं था, 1896 था। तो एक तो था उनका 1896 का, एक था उनका 1906 का जो कि उन्होंने इम्पोर्टेंट सेशन था, जो कि उन्होंने कहाँ पे किया था? कलकत्ता में किया था। इसका हमें याद रखना है, कलकत्ता में जो उनका 1906 वाला सेशन था। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। वो न्यूज़पेपर कौन सा था? तो वो न्यूज़पेपर था आपका राष्ट्र ये जो है एक न्यूज़पेपर था जो कि पब्लिश किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ हो जाती है पता। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि भाई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या पढ़ेंगे? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या नेशनल इनकम का? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम कमेटी बनती है 1949 में। क्या बनती है? नेशनल इनकम कमेटी बनती है। और ये कमेटी कब बनती है? ये कब बनती है कमेटी? 1949 में बनती है। कब बनती है? 1949 में बनती है। तो ये 1949 में जो कमेटी बनी थी, ये कमेटी जो है इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता था और नेशनल इनकम का, और इट वॉज चेयर्ड बाई पीसी महालनोबिस। और इसके चेयरमैन कौन थे इस नेशनल इनकम कमेटी के? तो वो थे आपके पीसी महालनोबिस। का नाम हमें याद रखना है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो
पीसी महालनोबिस के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इसमें, उसके बारे में बात करते हैं। तो पीसी महालनोबिस के यही कॉन्ट्रीब्यूशंस थे कि भाई सबसे पहले जो पीसी महालनोबिस है उनके बारे में समझ रहे हैं। तो पीसी महालनोबिस जो थे उनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। भारत में क्या बोला जाता है? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। उन्होंने इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया था। क्या किया था? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया था। और अगर हम बात करें तो उन्होंने इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया था। इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो बेस्ड था पीसी महालनोबिस के मॉडल पे, ठीक है। याद रखनी है चीज़ भी हमें, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। और देन हम बात कर लेते हैं हमारा अगला जो पॉइंट है इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। इसका नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी? हम बात कर लेते हैं अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, सॉरी इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ये एक ऐसा मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रिसोर्सेज एंड मनी विद इन एन इकोनॉमी। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो ये मॉडल हमें जो है डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी। कि भाई जो चीज़ें हैं, वस्तुएं, सर्विसेज हैं, रिसोर्सेज हैं और जो पैसा है वो एक इकोनॉमी में जो सर्कुलरली घूम रहा है। हमने किसी से किसी दुकानदार को 5 रुपये दिए, उससे कुछ लिया, देन वो उससे कहीं और गए, तो वो एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है जो कि घूमता है। उसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें द इकोनॉमी ऑपरेट एज ए कंटिन्यूस लूप वेयर एक्सपेंडिचर बाय वन सेक्टर बिकम द इनकम ऑफ अनदर। यानी कि इकोनॉमी ऑपरेट एज ए कंटिन्यूस लूप, जहाँ पे क्या होता है एक्सपेंडिचर जो है एक सेक्टर के द्वारा वो इनकम हो जाता है दूसरे। जैसे कि मैंने भी बताया आपको वो 5 रुपये वाली बात, उसमें क्या था कि हमने दुकानदार को दिए, उसने किसी और को दिए, तो वही जो है क्या होता है आपका कंटिन्यूस लूप होता है जो कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाता है, वन सेक्टर टू अनदर। यही क्या होता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, जो कि एक कॉन्टीन्यूस लूप होता है। क्या होता है? कॉन्टीन्यूस लूप, जिसमें पैसा एक के हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाता रहता है, उसी को हम ये बोल देते हैं। ओके देन नाउ वी आर studying about the next जो कि है डायनामिक्स फ्लो, इंजेक्शन वर्सेस लीकेज। अब हम समझेंगे कि नेशनल इनकम में जो पॉइंट एक होता है इंजेक्शंस वर्सेस लीकेज। ये पॉइंट क्या होता है? इंजेक्शन क्या होता है और लीकेज क्या होती है? तो द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर फ्लो एक्सपेंडेड कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड ऑन इंजेक्शन एंड लीकेज। इंजेक्शन क्या होता है? मनी एंट्रिंग। इंजेक्शन की बात अगर हम करें तो ये एडिशनल फंड होते हैं जो कि एक इकोनॉमी में एंटर होता है, विच इंक्रीज टोटल स्पेंडिंग और बूस्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन जैसे कि हम एक दिया किसी इकोनॉमी में, तो क्या होगा? वो टोटल स्पेंडिंग को बढ़ा देगा, इंक्रीज़ कर देगा।
जब वो टोटल स्पेंडिंग इंक्रीज़ हो जाएगी तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इकोनॉमी जो है वो क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये होता है आपका इंजेक्शन। जिसमें अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो होती है बिजनेस स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, मशीनरी, एक्सपेंड प्रोडक्शन। वहीं पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो होती है एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक सर्विस, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे जो हो रही है वो क्या है, एक इंजेक्शन ही है, जिससे कि क्या हो रहा है, मनी मार्केट में आ रही है। ठीक है, तो ये होता है। तो हम बात करें उसके बाद अगर हम करें तो इंजेक्शन लीकेज हमारा हो गया। लीकेज की अगर हम बात करते हैं, किसकी लीकेज की अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं लीकेज कि लीकेज क्या होता है। नाउ व्हाट इज लीकेज। लीकेज होता है मनी लीविंग। लीकेज का बेसिकली मतलब क्या होता है, लीकेज का मतलब होता है मनी लीविंग। मतलब मनी लीविंग कैसे मनी छोड़ती है। लीकेज यानी होता है विड्रॉइंग ऑफ फंड्स दैट एग्जिस्ट द सर्कुलर फ्लो विच रिड्यूस टोटल स्पेंडिंग एंड स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब मान लीजिए आपने इकोनॉमी से कुछ पैसा निकाल लिया, मतलब कुछ पैसा जो है वो एक्सपोर्ट्स में लगा दिया आपने, ठीक है, टैक्सेस में, सेविंग्स में कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। लीकेज क्या हो जाएगा कि आपने कोई भी सेविंग में पैसा डाल दिया, टैक्सेस में, इंपोर्ट्स में, वो पैसा हमारी इकोनॉमी में नहीं आया, तो वो क्या हो गया, वो लीकेज ऑफ मनी हो गया। और वो मनी कहाँ पे जाती है, तो मनी कहीं दूसरे देश में चली जाएगी या फिर सेव हो जाएगी, तो फिर फ्लो नहीं होगा उसका। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी विल बी स्लो डाउन। इकोनॉमी जो है वो स्लो पड़ जाती है, इकोनॉमी क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कि हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मेथड्स क्या क्या हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। ठीक है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, तो काफ़ी सारे हैं। जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा आपको हो जाता है इनकम मेथड, तीसरा हो जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे कि हम बता सकते हैं कि नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम वैल्यू एडेड मेथड पे। किस पे आ जाते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड, दिस मेथड फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन साइड ऑफ द इकोनॉमी। ये जो मेथड होता है क्या करता है, प्रोडक्शन साइड जो होती है इकोनॉमी की उस पर फोकस करता है। वैल्यू एडेड मेथड प्रोडक्शन साइड ऑफ इकोनॉमी पर फोकस करता है। इट कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाई डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने एक कॉटन की शर्ट बनाई, ठीक है, अब वो आपको वैल्यू ऐड करेगी। आपने उसको बेचा 100 रुपये में, ठीक है, दुकानदार उसको बेचेगा 200 रुपये में, तो उसने टोटल 300 की वैल्यू ऐड करी इकोनॉमी में। यही होता है वैल्यू एडेड मेथड ऑफ इनकम। यही क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड ऑफ इनकम होता है। तो वैल्यू एडेड मेथड हम समझ गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो एक होता है डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग कब होती है, किसी भी नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग कब हो सकती है,
तो वो हो सकती है आपका, जब मान लीजिए आप जो है एक ही इंटरमीडिएट रूल को 2 बार काउंट कर लो। मतलब मान लीजिए कि आपने शर्ट बनाई और वो 100 रुपये की बेची, तो उसमें जो 20 रुपये का कॉटन लगा है ना, वो कॉटन को आप कैलकुलेट नहीं करोगे क्योंकि वो रॉ मटेरियल है। तो आप कॉटन को नहीं, सीधा शर्ट जो आपने बना लिया उसमें उसको ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गया, उससे हम डबल काउंटिंग से बच जाएंगे। किससे बच जाएंगे? डबल काउंटिंग से बच जाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकम मेथड कि भाई इनकम मेथड से हम जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम को। तो इनकम मेथड बात कर लेते हैं इनकम मेथड की। तो इनकम मेथड जो है फोकस करता है डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे। मतलब इट सम्स ऑल इनकम जनरेटेड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड से, लेबर से और एंटरप्रेन्योरशिप से, जितने से भी जो भी इनकम जनरेट की गई है उसको ये जो है कैलकुलेट करता है। ठीक है, सारा कुछ कैलकुलेट करके और ये क्या करता है, इनकम मेथड से निकाल लेता है। इसका फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा। थर्ड जो हमारा होता है वो तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है। क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड होता है जिसमें हम खर्चों को गिनते हैं। क्या होता है तीसरा हमारा? थर्ड जो हमारा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में हम करते हैं दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट कंट्रीज जीडीपी, जिससे कैसे सारी गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करके जो है हम जीडीपी में, और उससे हम जो है एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लेते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं हम फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स क्या कहते हैं। अब फाइनल गुड्स का मतलब होता है भाई साहब आपका फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स होते हैं इकोनॉमिक प्रोसेस जिसमें क्या होता है, अब वो उनमें कोई भी फर्दर चेंज नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में बाइक बनाने वाली कंपनी है लाइक, तो उसने बाइक बना दी है तो वो क्या है, एक फाइनल गुड है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड लाइक बाइक बन रही है तो वो सेमी फिनिश्ड है। या फिर आप ऐसे ही ले सकते हो, शर्ट बनाने वाली कंपनी ने शर्ट बना दी, वो फाइनल गुड है। लेकिन अभी कॉटन से जो शर्ट बन रही है तो वो कॉटन से क्या है, वो कॉटन क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कितने टाइप के होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं 2 टाइप के। एक होता है आपका, पहला होता है आपका फाइनल गुड्स की अगर हम बात करते हैं, फाइनल गुड्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट होता है आपका कंज्यूमर गुड्स, finished product used by individuals for personal consumption, not for producing other goods। तो ये कंज्यूमर गुड्स हो जाते हैं जो कि क्या है, पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये नॉन ड्यूरेबल होते हैं, इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। पर्सनल कंजप्शन के लिए कैसे यूज़ किए जाते हैं
कि जैसे मान लीजिए टीवी, फ्रिज, एसी। फ्रिज की अगर हम बात कर लेते हैं, क्या है कि आपके कंज्यूमर गुड्स, एक बार आपने इनको यूज़ ले लिया, उसके बाद ये इकोनॉमी में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो ये हो गए कंज्यूमर गुड्स। वहीं पे दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स होते हैं। सेकंड क्या होता है? कैपिटल गुड्स होता है। बात करें हम कैपिटल गुड्स की, तो ये फिजिकल गुड होते हैं जो कि यूज्ड बाय बिजनेसेस टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए मशीन है टी शर्ट बनाने की, तो वो क्या करेगी और टी शर्ट बनाएगी, तो ये क्या हो गया? कैपिटल गुड हो गया, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, फर्दर और चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिस इज today's lecture guys. Keep supporting.